हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या बात बोली थी। फिर एक डायग्राम के आधार पर इसके सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ये जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों के ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए नोट्सों के बारे में बता देता हूं। तो जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों के कंप्लीट नोट्स दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 11th के भी नोट्स मिल जाएंगे और क्लास 12th के भी नोट्स मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस YouTube चैनल से जुड़ सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस YouTube चैनल के बारे में पता नहीं है। अगर आप लोग उनके लिए लिंक शेयर कर दोगे तो शायद उन बेचारे बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो इतना मुझे आप लोगों पर विश्वास है, आप लोग उन बच्चों को भी जोड़िए, बेचारे उन लोगों का भी भला हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अब मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यह समझाता हूं कि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या बात बोली थी। तो देखो, प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में यह बात बोली थी कि किसी धातु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर क्या होता है, असतत। मतलब कोई भी धातु हुई और उसके द्वारा जब विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, तो वो सतत ना होकर, सतत का मतलब होता है निरंतर, निरंतर ना होकर असतत होता है। असतत का मतलब ये होता है कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन किन में होता है, टुकड़ों के रूप में होता है। अब ये टुकड़ों के रूप में किस तरीका से होता है, इसको मैं आप लोगों के लिए डायग्राम के आधार पर समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर प्लांक ने किसी धातु की बात की है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं धातु के रूप में लोहे को ले लेता हूं। ठीक है ना? मैंने कोई लोहे का एक टुकड़ा लिया और लोहे के टुकड़े को मैंने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। तो लोहे के टुकड़े को जब मैं गर्म करूंगा, तो लोहे के टुकड़े के द्वारा विकिरण उत्सर्जित होती हैं। अब वो विकिरण किस तरीका से उत्सर्जित होती हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, माना कि ये मैंने कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया। ठीक है ना? ये कौन हो गया? लोहे का टुकड़ा। मैं लिख देता हूं, ये कौन है? हम लोगों का लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। और इसको मैंने क्या कर दिया? बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। तो जब मैं इसको गर्म करता हूं, तो इससे विकिरण जो निकलेंगी वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होंगी। तो वो इस तरीका से नहीं होंगी। ठीक है ना? विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन इस तरीका से नहीं होगा, क्योंकि इस तरीका से ये जो प्रोसेस है ये सतत है, और सतत नहीं होती, वो क्या होती है? असतत। अर्थात विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन इस तरीका से नहीं होगा, ये हो गई आप लोगों की सतत। सतत का मतलब होता है निरंतर। ठीक है ना? मैं कोष्टक में लिख देता हूं, सतत का मतलब होता है निरंतर, निरंतर। ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऊर्जा, ऊर्जा सॉरी विकिरण, विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो रही है। ठीक है ना? तो जब लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं और उसके द्वारा जब विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इस तरीका से सतत नहीं होता, अर्थात तो विकिरणों का उत्सर्जन निरंतर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? असतत होगा, अर्थात टुकड़ों के रूप में होगा। इस तरीका से होगा। ये भी डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन इस तरीका से होगा, टुकड़ों के रूप में। जैसे कि एक फोटोन निकल गया, मतलब एक विकिरण निकल गई आप लोगों की, ये आप लोगों का दूसरा फोटोन निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया। इस तरीका से बहुत सारे फोटोन निकल सकते हैं। फोटोन को हम किससे शो करते हैं? एच न्यू से। ठीक है ना? एच न्यू से। ये देखो, ये सब के सब क्या हो गए? ये आप लोगों के फोटोन हो गए। और इनका जो प्रोसेस है वो क्या होता है? असतत। असतत का मतलब निरंतर नहीं। ये सब कौन हो गए? आप लोगों के फोटोन हो गए।
ये लिख देता हूं, ये जो प्रोसेस है वो कौन है आप लोगों का, असतत। असतत को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, मतलब निरंतर नहीं, निरंतर नहीं। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए समझाता हूं। देखो प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि किसी धातु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर क्या होता है, असतत होता है। अर्थात तो जब लोहे के टुकड़े को हम गर्म करते हैं तो उसके द्वारा जब विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है तो वो सतत नहीं होता। सतत का मतलब निरंतर, इस तरीका से निरंतर नहीं होगा, बल्कि किस तरीका से होगा, इस तरीका से होगा, पैकेट्स के रूप में होगा। एक फोटोन निकल जाएगा तो जब उसके बाद दूसरा फोटोन निकलता है तो दोनों फोटोनों के बीच में थोड़ा समय अंतराल होता है। अर्थात ये प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, असतत होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। विकिरण ऊर्जा के रूप में जब उत्सर्जित होगी तो उनका उत्सर्जन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, असतत होगा। एक फोटोन के उत्सर्जन के बाद जब दूसरे फोटोन का उत्सर्जन होता है तो दोनों के बीच में समय अंतराल होता है। तो इस तरीका से इन ये विकिरण जो निकलेंगी ये किन के रूप में निकलेंगी, फोटोन के रूप में निकलेंगी, या पैकेट्स के रूप में निकलेंगी, या क्वांटा के रूप में निकलेंगी। ठीक है ना, इसको फोटोन बोल दो, आप विकिरण बोल दो, क्वांटा बोल दो, बंडल बोल दो, सबका मतलब एक ही है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से इसके सिद्धांत को देखते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी धातु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर इस तरीका से नहीं होगा, सतत ना होकर इस तरीका से नहीं होगा, बल्कि किस तरीका से होगा, इस तरीका से होगा। सतत ना होकर क्या होता है, असतत होता है। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे इस वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। इस वाले पॉइंट में क्या लिख रही है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के निश्चित पैकेट्स के रूप में होते हैं। ठीक है ना, पैकेट्स बोल दो, क्वांटा बोल दो, फोटोन बोल दो, निश्चित पैकेट्स के रूप में किस तरीका से होंगे, जैसे कि ये लोहे का टुकड़ा हो गया, इसके द्वारा एक विकिरण ये निकल गई, या एक फोटोन ये निकल गया, 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 एक फोटोन, इस तरीका से बहुत सारे फोटोन निकलेंगे। और दोनों के बीच में एक फोटोन के उत्सर्जन के बाद जब दूसरे फोटोन का उत्सर्जन होगा तो दोनों के बीच में थोड़ा समय अंतराल रहेगा, अर्थात प्रक्रम रहेगा। वो क्या रहेगा आप लोगों का, असतत। तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के निश्चित पैकेट्स के रूप में होते हैं। चलो ठीक है, अगले वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अगले वाले पॉइंट में वो ये बोल रहा है क्या, ऊर्जा के इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं, और फोटोन को हम किससे बोलते हैं, एच न्यू से। मतलब ये जो विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं इनको हम क्वांटा बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं। पैकेट्स भी बोल सकते हो आप लोग, क्वांटा बोल दो, फोटोन बोल दो, पैकेट्स बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है। और इसको हम किससे शो करते हैं, एच न्यू से शो करते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया कि ऊर्जा के इन पैकेट्स को क्वांटा या हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होता है। अगले पॉइंट में ये है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई, जो फोटोन की एनर्जी होगी विकिरण के रूप में, फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। अब ये प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई आवृत्ति न्यू के किस तरीका से समानुपाती होती है, इसको मैं अभी आप लोगों के लिए बोर्ड पर फॉर्मूले के आधार पर समझा देता हूं। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखना। एक काम करता हूं, मैं इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं क्योंकि मेरे लिए जगह खाली हो जाएगी, और इस वाले पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं। फिर मैं आप लोगों के लिए इस पॉइंट को और बढ़िया तरीका से समझाता हूं फॉर्मूले के आधार पर। तो बोर्ड पर देखते रहिए आप लोग। इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूले के आधार पर समझाता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो इस वाले पॉइंट को ऊपर लिख देता हूं मैं। ये हो गया आप लोगों की प्रत्येक प्रत्येक फोटोन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई, उसकी आवर्ती, उसकी आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसकी आवर्ती, आवर्ती को हम किससे शो करते हैं, न्यू से शो करते हैं। आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है ना, अब देखो आप लोग,
देखो यहां पर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है आप लोगों से कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवर्ती न्यू के समानुपाती होता है। अर्थात फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, वो उसकी आवर्ती न्यू के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब आप लोग जब भी समानुपाती के चिन्ह को जब भी हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एच आएगा। और एच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। देखो आप लोग इस तरीका को अच्छी तरीका से जानते हो इस बात को कि जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में एच आएगा और उस एच को हम क्या बोलेंगे, प्लांक कांस्टेंट। तो ये हो गया फॉर्मूला ई बराबर एच न्यू। यहाँ पर एच कौन है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये फोटोन की ऊर्जा भी हो गई। फोटोन की ऊर्जा को हम किससे शो करते हैं, ई बराबर एच न्यू से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लेमडा, ठीक है ना। न्यू ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू हो गया। समानुपाती को जैसे ही हटाया तो उसकी जगह पर कांस्टेंट एच आ गया। अब ये न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लेमडा होता है। तो ऐसे न्यू की वैल्यू को मैं यहां पर रख दूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। क्या हो गया, ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा। अर्थात इस न्यू का मान मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो फॉर्मूला हो गया ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा। अब देखो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर ई का रिलेशन न्यू के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात फोटोन की जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति न्यू के क्या होती है, समानुपाती। लेकिन इस फोटोन की ऊर्जा ई उसकी तरंग दैर्घ्य के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। लेमडा कौन होता है, तरंग दैर्घ्य। तो एक रिलेशन आप लोगों का ये बन गया कि ई का रिलेशन लेमडा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी इन सारी चीजों का मतलब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, उससे पहले मैं इन सभी का मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर इन सब का मतलब बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कि भाई एच को हम क्या बोलते हैं, न्यू को क्या बोलते हैं, लेमडा को क्या बोलते हैं, सबका मतलब बता देता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ई के बारे में। तो आप लोगों को पता है ई कौन है, ई को आप लोग विकिरण की ऊर्जा भी बोल सकते हो, फोटोन की ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो मैं ई बराबर क्या लिख देता हूं, ऊर्जा लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको आप लोग फोटोन की ऊर्जा भी बोल सकते हो, विकिरणों की ऊर्जा भी बोल सकते हो। क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती हैं उन किरणों को हम किससे शो करते हैं, ई बराबर एच न्यू से शो करते हैं। अर्थात उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो ई बराबर क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कौन आ गया, आप लोगों का न्यू आ गया। न्यू को हम क्या बोलते हैं, विकिरणों की आवर्ती, ठीक है ना। विकिरणों की विकिरणों की आवर्ती, विकिरणों की क्या हो गई, आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद कौन आ गया आप लोगों का, उसके बाद आ गया आप लोगों का लेमडा। लेमडा कौन हो गया, विकिरणों की तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। विकिरणों की विकिरणों की क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया आप लोगों का, तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का लेमडा क्या हो गया, विकिरणों की तरंग दैर्घ्य हो गया। अब यहां पर लिख देता हूं मैं सी क्या हो गया, आप लोगों का प्रकाश का वेग। सी हो गया प्रकाश का वेग, ठीक है ना। और सी प्रकाश का जो वेग होता है, इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये वैल्यू प्रत्येक बच्चे को याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हम लोगों को सी की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, सी का जो मान होगा वो होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग की वैल्यू होती है आप लोगों की। अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, अब सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब एच के बारे में और लिख देता हूं। एच यहां पर हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास जगह कम है। एच को मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो यहीं पर लिख देता हूं और बोल दूंगा आप लोगों के लिए। एच हो गया बच्चे आप लोगों का प्लांक स्थिरांक, ठीक है ना। मैं बोल देता हूं, आप लोगों को शायद वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बोल दूंगा तो आप लोग याद रख लेना। एच कौन हो गया, प्लांक स्थिरांक हो गया। एक काम करता हूं, एच को मैं यहां पर लिख देता हूं। एच बराबर क्या हो गया, आप लोगों का प्लांक स्थिरांक हो गया, प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट हो गया। और इसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना। क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड। ये हो गया आप लोगों के एच का मान, ठीक है ना। इसको पूरे सीक्वेंस में लिख देना। एच कौन हो गया, प्लांक स्थिरांक। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, एक बार फिर से ये पूरा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवर्ती न्यू के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अभी मैं बोर्ड पर और एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ई का रिलेशन न्यू के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात तो विकिरणों की आवर्ती बढ़ेगी
तो आप लोगों की फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, या उल्टा बोल दो, फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो विकिरणों की आवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक दूसरे के समानुपाती होता है। जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आप लोगों का कौन हो गया, एच आ गया। और एच कौन होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि जब भी कभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने के दौरान हम लोगों को एच की वैल्यू पता होना चाहिए। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34, 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा। तो ये न्यू का मान मैंने कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, तो ये हो गया ई बराबर एस सी अपॉन लैम्बडा। अब गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पर ई का रिलेशन, ये ई का रिलेशन था वो उसके बराबर में, भाई ई के बराबर में कौन आ रहा है, न्यू आ रहा है। तो ई का रिलेशन न्यू के तो क्या होगा, समानुपाती। लेकिन इस ई का रिलेशन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा को क्या बोलते हैं हम, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो ई का रिलेशन इस लैम्बडा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है, इसका मतलब होता है रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती के अंदर एक बढ़ता है तो उसके सामने वाला भी बढ़ता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और यहां पर मैंने सबका मतलब बता दिया। ई कौन है, विकिरणों की ऊर्जा बोल सकते हो, फोटोन की ऊर्जा बोल सकते हो। और न्यू कौन है, विकिरणों की आवृत्ति हो गई। लैम्बडा क्या हो गया, विकिरणों की तरंग दैर्घ्य हो गया। सी प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और एच कौन होता है, प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों के यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद प्लांक ने उत्सर्जित या अपशिष्ट ऊर्जा के मान को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। अब वो फॉर्मूला कौन सा दिया था, उसको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देता हूं। तो बच्चों ये फॉर्मूला दिया था प्लांक ने, ई बराबर एन एच न्यू, ठीक है। क्या दिया था, ई बराबर एन एच न्यू। यहां पर एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, ठीक है ना। एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग ध्यान देना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, क्या प्लांक ने उत्सर्जित या अपशिष्ट ऊर्जा के मान को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या दिया था, ई बराबर एन एच न्यू। यहां पर एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब भी कोई भी मेटल हुई और वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है तो वो तो बहुत सारी संख्या में करता है, अरबों खरबों के अंदर करता है, ठीक है ना। तो ये मान आप लोगों का 1 से लेकर अनंत तक कितना भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं। ई बराबर क्या हो गया आप लोगों का, एन एच न्यू। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, ई बराबर एच न्यू, ये केवल एक फोटोन की ऊर्जा है। एक फोटोन की ऊर्जा को कोई यदि आप लोगों से पूछे तो आप लोगों का जवाब होगा ई बराबर एच न्यू। यदि कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई 2 फोटोन की ऊर्जा बताइए आप लोग, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये बहुत सारे फोटोनों के लिए हो गया। यदि बात एक फोटोन की हो रही है तो ई बराबर एच न्यू हो जाएगा। यदि किसी ने बोल दी कि भाई 2 फोटोन के लिए बताइए तो ई बराबर 2 एच न्यू हो जाएगा। 3 फोटोन के लिए यहां पर जब वैल्यू रखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, 3 एच न्यू हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, ई बराबर एच न्यू, ये एक फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। यदि 2 फोटोन हो गए तो ई बराबर 2 एच न्यू, 3 फोटोन हो गया तो ई बराबर 3 एच न्यू, क्योंकि सामने क्या लग रखा है, यहां पर एन लग रखा है। और ये एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से आप लोगों का ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कंप्लीट होता है। पहले तो ये बात बताओ सभी बच्चे कि आप लोगों के ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अच्छी तरीका से समझ में आ गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। और नोट्सों की मैंने आप लोगों के लिए बताई दी। राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। यहां पर आप लोग मेरी क्लास लोगे, क्लास को लेने के बाद एक बार आप लोग नोट्सों को देखना है, जो कि आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे। और उसके बाद अपनी फियर कॉपी में उतार देना। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है ना। और सभी बच्चे इसी तरीके को फॉलो करेंगे। पहले क्लास ली, क्लास लेने के बाद जहां तक क्लास ली है वहां तक आप लोग कंप्लीट नोट्स पढ़ लेंगे। फिर उन नोट्सों को आप लोग अपनी फियर कॉपी में उतार देंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। सभी बच्चे इसको फॉलो करके देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक बार जो चीज पढ़ ली आप लोगों ने उसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बच्चों। फिर
आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।